8. दोपहर के 3 बजे मनु एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में बैठा सेठ धनीराम की कृपा से मस्त खाना खाते खाते इंश्योरेंस क्लेम की बात कर रहा था। लेकिन अब धनीराम ने मनु को साफ धमकी दे दी थी कि अगर उसने इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव नहीं किया तो वो उसे यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। धनीराम जी, आपको वाकई लगता है कि मुझे धमकाने से आपका काम हो जाएगा? आपको क्या लगता है बस मेरे साइन करते ही कंपनी आपका इंश्योरेंस पास कर देगी? तो क्या नहीं करेगी? और कितने इंस्पेक्टर आएंगे धूल उड़ाने? और हम तुम्हें इसलिए ना धमका रहे कि तुम पास ना कर रहे। हमें तो बस ये समझ में ना आ रहा कि तुम बिना दुकान देखे ये सारी गणित कैसे बिठा रहे। ये तो ऐसा लग रहा है कि बहाना बना रहे हैं पैसा ना देने के। नहीं धनीराम जी, मैं तो चाहूंगा कि आपका जितना नुकसान हुआ है उसकी डबल कीमत आपको मिले, राइट? मनु ने टिश्यू से हाथ पोंछे। धनीराम के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। पर कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी ना कि आपका जितना लॉस हुआ है आप उससे ज्यादा का क्लेम कर दो। क्यों? इंश्योरेंस अप टू 1 CR है आपका। आइए आपकी शॉप चलते हैं, देखते हैं आपका कितना नुकसान हुआ है। धनीराम के चेहरे का रंग बदला। हाँ चलो, हम तो कह रहे कि देखो चल के। शाम 4 बजे मनु एक विशालकाय शॉप के अंदर खड़ा था। सारी दीवारें, सारा फर्नीचर सब जल चुका था। वैसे आग लगे 1 हफ्ता हो चुका था, पर मनु की नाक में अभी भी जले की बदबू आ रही थी। उसने रुमाल निकाला और मुंह पर रख लिया। सेठ जी, कितने का माल बताया आपने जो जल गया? जी माल तो 2 करोड़ से ज्यादा को होगा, पर इंश्योरेंस तो बस। हाँ 1 करोड़ का इंश्योरेंस है आपका, आई नो। मनु पूरी शॉप में छानबीन करने लगा। एंट्रेंस पर वापस लौटा तो उसे वो इलेक्ट्रिक जंक्शन बॉक्स दिखा जिसकी वजह से आग लगी थी। मनु ने पेन निकालकर उस पर जमी कार्बन हटाई, फिर मुंह से रुमाल हटाकर उसे जोर से सूंघा। मनु मुस्कुराया। उसने जंक्शन बॉक्स की हर एंगल से फोटो ली। सेठ धनीराम उसके पास आया। ये तो पुलिस वाले भी देख के गए। बोले बुरा हाल हो रखा है बिजली बोर्ड का। आप इस बुरे हाल वाले बॉक्स को सूंघिए। आए हम कोई कुत्ता थोड़ी है जो। कोई बात नहीं, मैं तो कुत्ता हूं ना अपनी कंपनी का, मैं सूंघ लेता हूँ। और मेरी सूंघ ये कहती है धनीराम जी कि इस जंक्शन बॉक्स पर मिट्टी का तेल डाला गया था। हैं? मिट्टी का तेल, घासलेट, केरोसिन, वो नीले वाला ऑयल, याद आया? सेठ धनीराम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो हमें क्या पता? अब जे सब आपकी शॉप पर तो लेडीज गारमेंट्स होते हैं ना? सॉरी, आई मीन होते थे। उसमें भी आपकी स्पेशलिटी ब्राइडल वेयर्स में थी, राइट? सेठ धनीराम ने हिचकते हुए हाँ में सर हिलाया। मनु फिर शॉप के सेंटर में पहुंच गया। जहां तक मुझे नॉलेज है, शादियों में पहनने वाले लहंगे, साड़ियां, सूट्स वगैरह सब हैवी पॉलिएस्टर, सिल्क एटसेट्रा के होते हैं। ये कपड़े तो आग भी जल्दी पकड़ते हैं और प्लास्टिक की तरह जमीन पर चिपक भी जाते हैं। पर आपने बताया कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ का माल भस्म हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं 10,000 का एक लहंगा, एक साड़ी, एक सलवार सूट या एक ड्रेस का भी एवरेज रेट लूं तो करीब 2000 से ज्यादा ड्रेसेस यहाँ अवेलेबल थी जब आग लगी। इस शॉप में 2000 ब्राइडल ड्रेसेस। सेठ धनीराम अब बिल्कुल नर्वस दिखाई देने लगा। हाँ तो हमारी शॉप कोई छोटी तो है नहीं। 2000 का 20,000 कपड़े भी आ जाएं? बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन 20,000 फैंसी कपड़ों में आग लगेगी तो वो जलने के बाद कार्बन बनकर चिपक जाएंगे। ऐसी लेयर्स बन जाएंगी जैसे वो देखिए उधर कोने में बनी हुई है ना। पर अफसोस कि ऐसी लेयर्स बहुत लिमिटेड है। मुझे तो लगता है यहाँ मुश्किल से 10 लाख का माल भी नहीं था। कैसी बात कर रहे हो? यहाँ 2 करोड़ का। मैं सबसे पहले पुलिस के इंस्पेक्टर को वापस बुलाता हूँ। मनु ने अंधेरे में तीर चलाया और उसको हिंट देता हूँ कि आग खुद से नहीं लगी बल्कि लगाई गई है। फिर आप बताना कि नहीं, आग सच में लगी है और माल 2 करोड़ का जला है। तब ये मामला कोर्ट केस में कम से कम 10 साल चलेगा और आपका वकील ही आपसे कम से कम 20 लाख खींचेगा।
ना भैया, ये तो ना होना चाहिए। तो फिर ये होना चाहिए कि आपके द्वारा हमको सच सुनने को मिलना चाहिए। सेठ धनीराम सोचने लगा, फिर वापस आकर धीरे से बोला, ये दुकान हमारे पिताजी और हमारे ताऊ जी की साझी थी। पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए और ताऊ जी गांव में रह के घी चुपड़ी रोटी खाते हैं और हम यहाँ जूते घिसते हैं, पर कमाई पर उनको भी बराबर का हिस्सा बनाए। ये कहाँ का इंसाफ है बताओ? मनु कुछ ना बोला। तो हमने सोची कि आपने सोची कि जंक्शन बॉक्स पुराना तो है ही, स्पार्क तो इसमें होता ही रहता है। जब ग्राहक ना के बराबर होंगे तब इसमें 100 ग्राम मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देंगे। दिखावे के लिए कुछ कपड़े रख देंगे, क्योंकि नए नए सूट लहंगे जल जाएं, ये भी सेठ धनीराम को बर्दाश्त नहीं होगा ना। इसके बाद आराम से इंश्योरेंस क्लेम करके महीने 2 महीने बाद इसी मोहल्ले में दूसरी दुकान खोल लेंगे। उस दुकान में किसी और का हिस्सा भी नहीं होगा। क्यों? धनीराम बिल्कुल चुप हो गया। वैसे लोकल पुलिस को जंक्शन बॉक्स से केरोसिन ऑयल ना मिला हो मैं मान नहीं सकता। उधर कितना खिलाया आपने? धनीराम अब निगाह मिलाने से भी बचने लगा था। उसको एहसास हो रहा था कि मनमोहन को इंस्पेक्शन के लिए बुलाकर उसने गलती कर दी थी। 2 लाख। ओहो, मैं इतना भूखा तो नहीं हूँ। मेरी भूख 1 लाख में ही मिट जाएगी। अरे ऐसे कैसे? एक तो हमारा इंश्योरेंस ना दे रहे और दूसरा हमसे ही रुपया। धनीराम जी, ये पैसा मैं क्लेम का नहीं, केस का मांग रहा हूँ। क्लेम तो आप भूल ही जाओ, लेकिन ये जो मैंने अभी डिडक्ट किया है, इसकी रिपोर्ट मैंने दिल्ली जाकर अपने बॉस को दी, तो यहाँ दोबारा इंस्पेक्शन करने सीधे डीएसपी साहब आएंगे और आपके लोकल थाने वाले भी ढोलक बजा के जाएंगे। अब आप बताइए, आप लहंगा फैलाना चाहते हैं या समेटना? शाम 6 बजे मनु ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर खड़ा इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा था कि उसका फोन बजा। नंबर अननोन था। हेलो, हुज देयर? मनु को किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। साथ ही उसे फील हुआ कि जैसे लड़की ट्रेन में है। हेलो डियर, क्या मैं जानता हूँ आपको? हेलो, मे आई स्पीक टू मिस्टर मनमोहन? यस, यू आर कनेक्टेड विद मिस्टर मनमोहन। आप मेरी नकल क्यों कर रहे हैं? मनु को आवाज बड़ी प्यारी लगी। हम आपकी नकल थोड़ी कर रहे हैं, हम तो आपसे सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? आवाज में मिश्री घोलना सीख रहे हैं। गाड़ी संख्या 19307 इंदौर से चलकर ग्वालियर दिल्ली के रास्ते चंडीगढ़ को जाने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से। आप रेलवे स्टेशन पर हैं? वाह, आपकी आवाज तो खूबसूरत थी ही, आपके तो कान भी अच्छे से काम कर रहे हैं। आई एम श्योर आपका मुंह भी बहुत क्यूट होगा। अब आप बताइए कि आप कौन हैं और आपने क्यों फोन किया? अरे वाह, कहाँ हैं आप? बताइए, मैं लेने आ जाता हूँ। अरे नहीं, आपको सॉरी, आपको तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। एक वॉलेट के लिए आप यहाँ क्यों आएंगे? हम आपके पते पर भिजवा देंगे। आपके आधार कार्ड पर आपका एड्रेस लिखा है। दिल्ली की ट्रेन मन्नू के मुंह के सामने आ रही थी। अच्छा, वॉलेट के लिए ना सही, पर इतनी खूबसूरत उर्दू सीखनी हो तो कहाँ आना होगा ये बता दीजिए। अब आप फ्लर्ट कर रहे हैं? जी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम इस हुनर में, ना चाहते हुए भी करने लगते हैं। मनु को फोन पर किसी औरत की आवाज सुनाई दी। आसिफा, बाहर आओ बेटा, कितना वक्त लगेगा? हम आसिफा हैं, हम बम्बई पहुंचकर कॉल करेंगे। आप प्लीज कॉल बैक मत करना, प्लीज। मनु जब तक कुछ समझता, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। वो गर्दन हिलाता दिल्ली की ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में बैठ गया। अभी उसकी जेब में इतना कैश था कि वो 100 टिकट खरीद सकता था। उसे तो फिर भी एक ही चाहिए था। मनु को बीती रात की जर्नी याद आई, जब उसे मुस्कान मिली थी। रात के 10 बजे जब दिल्ली पहुंचने में बस 1 घंटा रह गया था, मनु ने अपने फोन में एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड नोटपैड खोला। उस नोटपैड में बस 2 ही नोट सेव थे। दोनों के टाइटल में माल लिखा हुआ था। मनु ने पहला माल खोला। इसमें बहुत सारी सिटीज के नाम लिखे थे और उन सिटीज के सामने
किसी ना किसी लड़की का नाम मेंशन था। मनु ने एक नई एंट्री जोड़ी। उसने भोपाल लिखा और फिर उसके आगे मुस्कान लिखा और ब्रैकेट में एक नाम दिया, स्वीट हार्ट। मुस्कान के पास ही ग्वालियर के सामने तान्या का नाम लिखा हुआ था और ब्रैकेट में जानेमन मेंशन था। फिर उसने दूसरा वाला माल खोला। इस नोट में कुछ लंबे लंबे डिजिट लिखे हुए थे। सिर्फ उसके आगे एक सिटी का नाम था। यहां मन्नू ने 1 लाख लिखा और उसके आगे ग्वालियर लिख दिया। शिवानी कॉल कर रही थी। हाय बेबी, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। आप इतनी फिक्र मत किया करो ना। सुनो बाबू, घर में डायरेक्ट मत आना, पीछे के रास्ते से आना। क्यों, हमारा फ्रंट डोर जाम हो गया क्या? नहीं नहीं, मेरे चाचू आए हैं। ओह नो, तो मैं फिर आज रात होटल में रुक जाऊं? अरे नहीं नहीं, आप पीछे के रास्ते से आ जाना, वैसे वो तब तक सो जाएंगे। बेबी, सुनसान से पिछवाड़े में तो तंग गली है, वहां से क्यों आऊं? जब वो सो ही जाएंगे तो मैं मेन डोर से आ जाऊंगा ना। अरे नहीं ना, मैंने आपको बताया नहीं था कि हमारे सिकंदर चाचू घर से भाग गए थे? ये वही हैं। ओके बेबी, पर इसमें मेरा पीछे से आना ही क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फ्रंट डोर पर मैंने ताला लगाया हुआ है। यू नो ना, अगर किसी को पता चल गया कि चाचू यहाँ हैं, तो क्या वो उन्हें वापस घर छोड़ आएंगे? अरे पुलिस आ जाएगी ना, समझो। चाचू 4 मर्डर करके आए हैं। मनु की तशरीफ फटने को हो गई। अरे पर ऐसे चाचू को तुमने, मेरा मतलब है बेबी, आपने ऐसे वांटेड चाचू को? प्लीज मन्नू, उन्हें वांटेड मत कहो ना। वांटेड सुन के लगता है जैसे वो कोई क्रिमिनल है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके वेल नोन चाचा जी जो सिर्फ 4 मर्डर करके फरार हैं, उनको आपने घर में क्यों बुलाया है? मैंने नहीं बुलाया जानू, वो खुद आ गए। छुपने के लिए आए हैं। दिल्ली में अलर्ट है ना उनके नाम का। आफ्टर 2-3 डेज चले जाएंगे। बहुत अच्छे हैं, पता है। पूरी फैमिली में सिक्का चाचू फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने हमारे रिश्ते का सपोर्ट किया था। अब तो मनु पूरी तरह घबरा गया। तो तुम्हारा मतलब है कि वो हमारे बारे में, I mean, मेरे बारे में, मतलब मुझे, मनमोहन को जानते हैं? हाँ हाँ, वो तो बहुत पहले से जानते थे, पर साथ रहते हो ये आज ही जाने हैं। पता है, फिर भी कुछ नहीं बोले, ना हमें डांटा ना कुछ टोका। अरे कैसे, क्यों? उन्हें कैसे पता चला कि मैं? बाबू आप भी ना, आपके कपड़ों का ढेर लगा रहता है बाथरूम की कुट्टी पे। अच्छा अब आप जल्दी घर आओ, मैं चाचू को सुलाने जा रही हूँ। मनु ने देखा पूरा कोच खाली हो चुका था, पर उसको अभी भी ट्रेन से उतरने में डर लग रहा था। सिकंदर चाचा, 4 मर्डर करके तड़ीपार चाचा, शिवानी के प्यारे चाचा, उसके घर में उसके बिस्तर पर आराम कर रहे थे। मनु को एक खौफनाक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही पुलिस को बता दूं। उसने मोबाइल निकाला